वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में और वन्य जीव के बारे में। उसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। आज हम उसमें ही भूगोल 8th क्लास SST चैप्टर 2 जो कर रहे थे उसका पार्ट 6 करने होंगे। इस पार्ट 6 में हमने जो पार्ट 5 में बचा हुआ था उसे एक बार रिवाइज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रीवियस पार्ट में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लिया था, जीव अभ्यारण्य और कुछ जो है कम से कम 5 हमने उपाय देखे थे संरक्षित करने के प्राकृतिक वनस्पति को। अब हम आगे चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित करने के 5 उपाय हमने देख लिए थे। अब हम आगे देखते हैं क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत से देशों ने कानून बना दिया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना गैर कानूनी है। चूंकि गैर कानूनी है, इस वजह से ही जब सलमान खान ने ब्लैक बक का केस हुआ था तो उसे गैर कानूनी होने की वजह से ही अरेस्ट किया गया, कि बेल हो गई थी बट उस पर केस था जस्ट बिकॉज पशुओं को मारना या उनका व्यापार करना जो है गैर कानूनी है, ये कारण था। अब चलिए, भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सबके मारने पर प्रतिबंध लगाया है। अब कोई मारेगा तो केस तो झेलना पड़ेगा, चाहे फिर वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान हो। लॉ की नजर में, कानून की नजर में सब बराबर है। आप, मैं, प्रधानमंत्री, सब कुछ बराबर है। तो देखिए अब आगे, गैर कानूनी है, नहीं मार सकते, अगर किसी ने मारा तो जेल हो जाएगी। इसी वजह से इस तरीके से हम जो है इनको बचाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी है। एक क्या है? अंतरराष्ट्रीय परिपाटी है। क्या? CITES। क्या है? CITES साइट्स, जिसे आप कह सकते हैं CETES। ये इस तरीके से हमारा हो गया साइट। इसका नाम क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। तो इसका नाम है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज। तो ये जो है, ये क्या है? ये हमारा CITES है, ये नहीं। ये ई का मतलब यहां पे है ई, यहां पे जो है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक तरीके से CITES साइट्स। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या हो गया? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, फ्लोरा एंड फोना, दैट मीन्स प्लांट्स की बारे में बात कर रहा हूं। स्पीशीज मतलब ये जितने भी है क्या स्पीशीज है उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय ये एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी है। ठीक है, तो CITES की स्थापना की गई है। इसकी जो स्थापना की गई, साइट्स की स्थापना की गई, क्यों की गई? जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। तो साइट्स ने एक सूची तैयार की प्राणियों और पक्षियों की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो साइट्स बनाई गई और इसने एक सूची बनाई जिसमें पक्षियों प्राणियों को उसने बताया और उन सब का जो व्यापार है उसको प्रतिबंध कर दिया। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो एक तो पौधों का संरक्षण करना चाहिए, जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए, ये हमारे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें शोषित नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से उनके अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक हो गया। अब यहाँ पे एक शब्दावली आपको दी गई है, जैव मंडल नीचे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जैव मंडल नीचे। जैव मंडल नीचे का मैंने आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले, बायोस्फीयर रिजर्व।
जहां पे इकोसिस्टम इस तरीके का। तो चलिए इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। कि संरक्षित भी होना चाहिए और विकास भी करना चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व इस वजह से ही बनाए गए हैं कि भाई उन्हें संरक्षित भी करना है, उनका विकास भी करना है। ठीक है, पारस्परिक संबंध है उनमें, तो वही यहाँ पे बात करी गई है। ये देखिए चीतलों का झुंड है ये, और ये यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, उद्यान है और मैदान है, और यहाँ पे इस तरीके से काजीरंगा मतलब आसाम में ये हाथियों का झुंड आपको दिया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं CITES? क्या आप जानते हैं CITES संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योंकि आपसे पूछा गया अगर कि साइट्स क्या है, हिंदी में अगर इसे बोल के पूछा गया कि भाई साइट्स क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये क्या है? सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, क्या है ये? एक सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को खतरा तो नहीं है। कि अगर हम वन्य प्राणी और पौधों के नमूने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उनका जीवन खतरे में तो नहीं पड़ जाता है। ये देखता है, सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो रखा है। तो मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। रक्षित की गई है। तो इस तरीके से ये जो है रक्षा करता है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण इस तरीके की जातियों के नाम ही। ये क्या है? इस तरीके की जो है जातियां हैं जीव जंतुओं की, पशुओं की। ठीक है, तो ये हमारा CITES साइट्स कंप्लीट होता है। आपसे पूछा गया तो आप ये बता सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की आपकी इसकी डेफिनेशन है। अंतरराष्ट्रीय समझौता ये भी आपको लिखना होगा। हो गया ये। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे आते हैं क्या? क्वेश्चन आंसर्स। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसमें अगर कुछ बचा हुआ हो तो एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। चलिए एक बार देख लें हम, भाई कुछ कहीं पे हमसे छूटा तो नहीं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ये मैंने बता ही दिया है आपको। ये यहाँ पे जो है छूटा हुआ है, ये पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे अपने क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए देखते हैं। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना। तो अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना। इस जल को आप संग्रहित कर सकते हैं। जैसे कि अब वर्षा हो रही है, जल की बड़ी कमी है, तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से अपनी छत का डिजाइन बनाएंगे कि जो छत का पानी है वो डायरेक्ट इस तरीके से कंजर्व हो जाए और नीचे किसी पॉन्ड में या फिर किसी जो कुएं में एकत्रित हो जाए। तो जल संग्रहित कर देंगे। हम विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और उससे फिर हम कई सारी चीजें करेंगे, उनका कई चीजों में उपयोग करेंगे, खेतों में उन पानी को देंगे, फसलें उगाएंगे, तो कई सारे उपयोग है उसके। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। तो अगर इस तरीके से हमने 2 घंटे जल बचा लिया ना, 2 घंटे अगर हम इस तरीके से वर्षा का जल बचाएंगे तो आप जानते हो कितना होगा? 8,000 लीटर जल बचा देंगे। 8,000 लीटर जल आप बचा देंगे। कितना ज्यादा लीटर आप देंगे?
कितने लोगों की जो लाइफ है वो इससे जुड़ी है। और आप जानते हैं वर्षा का पानी कैसा होता है, अलवणीय, तो हमारे लिए वो यूजफुल, उपयोगी है। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया, अब हम आगे देखते हैं यहाँ से और भी कुछ छूटा तो नहीं है हमसे। यहाँ पे देखिए एक और एक क्या आप जानते हैं आ चुका है, ये भी एक बार देख लेते हैं कि क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है। जल में बाजार सौराष्ट्र प्रदेश में, सौराष्ट्र कहां पे, गुजरात की उधर, 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। ये हमने जल में बताया नहीं, तो अब आप देख लीजिए कि जो अमरेली शहर है उसके पास जो है पानी की इतनी कमी है कि वो पानी जो है खरीदना ही पड़ता है उसको। पानी खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पानी वहां पे नल में नहीं आता है, पानी खरीदना पड़ता है तभी जाके आपूर्ति होती है। तो कितनी कमी है पानी की आप देख सकते हैं, जब एक बाजार की तरह पैसे देके पानी खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमने जो भी था बचा हुआ वो कंप्लीट कर दिया। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं वापस से। आ जाइए, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए। ठीक है, वन बाय वन हम इसे पढ़ते हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स अभी सॉल्व करेंगे और कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, आपको होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन करने होंगे ताकि आपको रियलाइज हो कि हमने क्या पढ़ा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने आपको एक होमवर्क में पहले दिया था, याद हो तो, आपको एक होमवर्क में दिया था मृदा के जो प्रकार पढ़ाए थे, उसमें आपको क्या आप जानते हैं, जलोढ़, लाल, काली, मरुस्थलीय, वो अगर सब वो सब आपने किया है तो बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। चलिए अब हम प्रश्न वन बाय वन कर लेते हैं। पहला प्रश्न, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हम। पहला प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक बताना है कि भाई मृदा जब निर्माण करना है हमें क्या करना है, हमें मृदा का निर्माण करना है, तो उसके लिए उपयोगी मतलब उसके लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से, 2 मुख्य जलवायु कारक। चलिए देखते हैं, हम आ जाते हैं। मुझे आंसर पता है बट मैं आपको बुक में बताऊंगा ताकि आपको पता रहे कि जो भी हमने पढ़ा है वो बुक में ही है, हमें कहीं और नहीं देखना है, बुक में ही सारे आंसर हमें मिल जाएंगे। तो मृदा के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से, चलिए मृदा निर्माण में चलते हैं। ये आ गई हमारी मृदा। अब मृदा के निर्माण के लिए हमें बताना है कि कौन कौन से 2 मुख्य कारक हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्या बताना था, हमें यही तो बताना था, ये हमारा आंसर हो गया कि चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से प्राप्त होता है। मृदा का निर्माण जो है यहां से होता है। ठीक है, और ये अपक्षय की प्रक्रिया से बनते हैं। मगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कारक बताने, तो कारक कौन कौन से होंगे मुख्य कारक, तो मृदा निर्माण के कारक, तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक एक तो जनक शेल का स्वरूप, क्या जनक शेल का स्वरूप है, जलवायु विक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलकृति जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। तो ये हमारे मृदा निर्माण के कारक हो गए, एक तो जनकशैल और जलवायु कारक, और अन्य कारक भी है। 2 मुख्य कारक तो ये हो गए और हमारे ये अन्य कारक, ये आप बता सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जिसको आंसर मिल चुका था अच्छी बात है, जिसको नहीं मिला था ये ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया।
चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण दीजिए। हमें ये बताना है कि भूमि का निम्नीकरण क्यों होता है, उसके हमें दो कारण देने हैं। भूमि निम्नीकरण के दो कारण देने हैं, ये हमें बताना है कि भाई भूमि का निम्नीकरण जो है क्यों होता है, उसका कारण बताओ। तो भूमि का निम्नीकरण के कारण बताने, तो चलिए भूमि निम्नीकरण पे चलते हैं। बुक में बताऊंगा मैं आपको इसका आंसर। भूमि निम्नीकरण, आ जाइए भूमि निम्नीकरण पे, सब अपनी अपनी किताबों में आ जाइए। भूमि निम्नीकरण पे हम भी चलते हैं। सबसे पहले तो भूमि पे आएंगे हम, पता है ये, तो भूमि पे आ जाइए। भूमि उपयोग है, तो देखिए भूमि निम्नीकरण का कारण बताना था। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर नाश हो रहा है। अब यहाँ पे आपको यह भी दिया हुआ है कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अभी हमें सिर्फ भूमि निम्नीकरण के बारे में बात करनी है कि भाई भूमि का निम्नीकरण किस तरीके से होता है, वो तो हमने देखा ही था। भूमि का निम्नीकरण कई तरीके से होता है, देखा था ना। उसके तरीके भी देखे थे। तो ये आप लिख सकते हैं एक तो कि बढ़ती जनसंख्या एक तो कारण है हमारा, और बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। ये हमारे दो मुख्य कारण हो गए, एक तो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांगे, ये हमारे कारण हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भूमि निम्नीकरण के दो कारण बता दिए मैंने, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांगे के कारण भूमि का जो है निम्नीकरण हो रहा है। और आप वो भी लिख सकते हैं, भूस्खलन, मृदा अपरदन, जो मैंने आपको बताया था, भूस्खलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, वो सारे भी कारण है। इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं आगे, कारण तो नहीं है वो, उसके बाद की बात है। ये भूमि निम्नीकरण होगा तो ये सारी चीजें होगी। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन का आंसर तो हमने देख लिया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सब इसको अच्छी तरह से देखिए क्या कहता है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, कि भूमि जो है उसको महत्वपूर्ण संसाधन क्यों मानते हैं भाई हम। तो चलिए हम देखते हैं भूमि पे कि क्यों मानते हैं हम इसे महत्वपूर्ण संसाधन। जाइए भाई भूमि पे चलते हैं। भूमि हमारे सेकंड पेज पे था, हम सेकंड पेज पे आएंगे। तो भूमि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये हमें बताना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको आंसर मिलेगा, आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर जनसंख्या, भूमि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित। यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं।
और वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण ये सारे हमारे खतरे हैं, और इस वजह से इन खतरों से बचने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका संरक्षण करना पड़ेगा, और भूमि इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका भूमि का उपयोग है। अब आप चाहें तो भूमि के संरक्षण के बारे में भी उसमें लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। हमने हमारे तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्या कहता है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। किन्हीं दो सोपानों के नाम बताने जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। अब यहाँ पे क्या दिया है, पौधों और प्राणियों का संरक्षण, तो मतलब वनस्पति का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण। तो हमें कहां पे देखना होगा, प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण पे। चलिए आ जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण पे। ये हो गया प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण। अब हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है दो सोपान बताने जो सरकार ने बताए हैं, सरकार ने आरंभ किया है। चलिए देखते हैं क्या आरंभ किया सरकार ने। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। चलिए यहाँ पे भी सरकार ने कुछ नहीं बताया है, ये आगे। तो सरकार देखिए क्या करती है, ये देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जीवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, ये सरकार बनाती है। ठीक है, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जीवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो भारतीयों ने, हमारे भारत में भी ये शेरों चीतों हिरणों पे ये मारने पर प्रतिबंध इस वजह से लगाया गया है। इस तरीके से सरकार जो ये सारी चीजें बनाती है सुरक्षित करने के लिए हमारे वन्य जीवों और प्राकृतिक संस्कृति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण के तीन तरीके बताओ। तो जल संरक्षण के तीन तरीके बताओ कि भाई जल किस तरीके से संरक्षित होता है, जल किस तरीके से संरक्षित होता है, उसके हमें तीन तरीके बताने। चलिए देखते हैं तीन तरीके कौन कौन से, एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम इन्हें देखें तो किस तरीके से हो सकते हैं, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। तो जल संरक्षण के तरीके बताने, तो जल संरक्षण के बताने, तो जल संरक्षण पे होंगे, तो जल पे चलते हैं हम जो जल संरक्षण पे चलेंगे, जल हो गया, जल संरक्षण पे आना है, मतलब ये समस्याएं हो गई। ये देखिए जल संरक्षण आ गया। तो हमें क्या बताना है, जल संरक्षण के तीन तरीके बताने। मैंने आपको तरीके बताए थे और नंबरिंग भी की थी। ये देखिए नंबरिंग, ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये आपके मैंने चार तरीके बताए थे, इनमें से कोई भी तीन तरीके आपको लिख देने एज इट इज। पहला तरीका, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। इस वजह से हमें जो है उन्हें ज्यादातर करना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हमें उन्हें ज्यादा उगाना चाहिए। और जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि, जल संग्रहण करना चाहिए हमें, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। वन और वनस्पति जो है आवरण लगाना चाहिए, हमारा पहला तरीका है। और तीसरा तरीका क्या है, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को की स्प्रिंकलर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। स्प्रिंकलर से सिंचाई करना ये हमारा तीसरा तरीका है। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि जल से सिंचाई होती है। ये तीन तरीके हमारे हो गए। ठीक है, यहां तक सबका सही है। या फिर आप चौथा भी लिख सकते हैं, ड्रिप एंड टपकन विधि से शुष्क प्रदेशों में सिंचाई। तो ये चार तरीके हैं,
ये 3 तरीके मैंने आपको वहां पे लिखने हैं हमें। तो हमें जो 3 तरीके मैंने अभी आपको बताए वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। यहाँ पे क्या करने हैं, यहाँ पे जो है आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए और निम्नलिखित का मिलान कीजिए। और निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताना है। यदि सत्य है तो उसका कारण भी बताना है। और ये हमारे 4 है। अब मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। आपका होमवर्क है क्या बताना, आपका होमवर्क है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को बताना। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आपको आपके होमवर्क में करना है। ठीक है, और जो बाकी चीजें हैं उनमें आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है और फोर्थ क्वेश्चन भी सत्य सत्य है वो आपको होमवर्क में करना है। ये आपका थर्ड और फोर्थ दोनों के दोनों, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये अगर आप अपनी बुक में देखेंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये आपको आपके होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब हमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।